नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस समय लोकतंत्र के महापर्व का महाउत्सव मनाया जा रहा है। इस महाउत्सव में लोकतंत्र के सिपाही या प्रहरी लोकतांत्रिक जनता के सामने अपने अपने वादों का पिटारा खोलकर जनता को ये यकीन दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो इनके जरिए आने वाले समय में लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। लोकतंत्र के इन सिपाहियों का जनता के सामने अपना प्रदर्शन लगातार जारी है और जनता के बीच ताली बजवाने की होड़ लगी है। फिलहाल तालियां तो सभी को मिल रही हैं, लेकिन देखना यह होगा कि जनता अपना आशीर्वाद किसे देती है और अगले 5 साल के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जिम्मेदारी किसे सौंपती है। फिलहाल तो अभी लोकतंत्र के इस पर्व का आधा रास्ता ही तय हुआ है। अभी ये महापर्व 4 जून तक जारी रहेगा। ऐसे में आए दिन लोकतंत्र के उत्सव का रंग गहराता जा रहा है। इस रंग को इन लोकतंत्र के तमाशीबाजों द्वारा अलग अलग रंग में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। कभी केसरिया तो कभी हरा, ये खेल निरंतर जारी है। अब अगर सरल शब्दों में बात करें तो लोकसभा चुनाव के 3 चरण निपट जाने के बाद देश की आधे से भी अधिक लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है और प्रत्याशियों व पार्टियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन आधा चुनाव बीत जाने के बाद जो कुछ रुझान आ रहे हैं या राजनीतिक विश्लेषकों की राय आ रही है, वो अब की बार 400 पार की बात करने वाली देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा के पक्ष में जाते नहीं दिख रही है। इन दावों को थोड़ी ताकत तब और मिल जाती है जब खुद प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की भाषा में पिछले 15 से 20 दिनों में ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तभी सबका साथ सबका विकास की बातें करने वाली भाजपा बीच चुनाव में अचानक हिंदू मुसलमान पर उतर आई है। पिछले कुछ दिनों में पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के कई बड़े छोटे नेता लगातार चुनावी जनसभाओं में मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं। भाजपा नेताओं व पीएम मोदी की इस तरह की बयानबाजी से ये साबित होता है कि 3 चरणों के बाद बीजेपी इस चुनाव में विपक्ष के मुकाबले काफी पिछड़ती जा रही है और अब की बार 400 पार की बातें करने वाली भाजपा के लिए 400 तो दूर, सत्ता में बने रहने के लिए 272 का आंकड़ा पाना तक मुश्किल होता जा रहा है। मौजूदा हालातों को देखते हुए ये लग रहा है कि वर्तमान माहौल भाजपा के पक्ष में नहीं बन पा रहा है और विपक्ष को आए दिन जनता का साथ मिलता जा रहा है। कुछ एक जानकारों का कहना है कि बीजेपी को इस बार लगभग हर चरण में पिछली बार के मुकाबले नुकसान हो रहा है। बेशक तीसरे चरण में गुजरात की 25 सीटें होने के चलते यहां बीजेपी मजबूत रह सकती है, लेकिन गुजरात के अलावा तीसरे चरण में हुए मतदान की अन्य सीटों पर बीजेपी को नुकसान होने की संभावना है। अगर ये नुकसान वाकई में होता है तो बीजेपी व एनडीए को इससे भारी नुकसान होना तय है, जबकि तीसरे चरण में जिन 10 राज्यों की लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ है उनमें से 8 राज्यों में एनडीए की सरकार है, जबकि दूसरी ओर तीसरे चरण की सीटों में इंडिया गठबंधन को पिछली बार सिर्फ 12 सीटें हाथ लगी थी, लेकिन अब के हालात देखते हुए इंडिया गठबंधन के पास अपनी सीटों में बढ़ोतरी करने की संभावना है। इस दौरान बीच में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो तीसरे चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन अपनी जीती हुई सीटों की संख्या में 15 और सीटों का इजाफा कर सकती है। दरअसल तीसरे चरण में भाजपा के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लिए सबसे ज्यादा संभावनाएं कर्नाटक में नजर आती हैं। तीसरे चरण में कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान हुआ था और इस मतदान के समय जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल सामने आ चुका था और इसको लेकर भाजपा व जेडीएस विपक्ष द्वारा लगातार घिर चुके थे। तीसरे चरण में उत्तर और मध्य कर्नाटक की जिन 14 सीटों पर मतदान हुआ उनमें से ज्यादातर सीटों पर एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है, जबकि पिछले 2019 के चुनाव में एनडीए ने सभी 14 सीटें जीती थी। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन संसदीय सीटों में 7 पर बढ़त कायम की थी। हालांकि इतने से ही खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में बीते दिन दशक का चलन है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनावों की तुलना में लोकसभा के चुनाव में अपने वोट प्रतिशत में औसतन 7% का इजाफा किया है। हालांकि इस बार जिस तरह का माहौल कर्नाटक में देखने को मिल रहा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार ये चलन खत्म होगा और बीजेपी को यहाँ भारी नुकसान हो सकता है। इसका एक कारण ये है कि सिद्धारमैया सरकार ने 5 गारंटियों वाले अपने चुनावी वादे को लागू कर दिया है और इससे लगभग सभी परिवारों खासकर महिलाओं को फायदा पहुंचा है।
इससे सत्ताधारी दल के पक्ष में हल्की सी हवा बनी है। दूसरी बात कि बीते वक्तों के विपरीत जब राज्य के नेता लोकसभा के चुनाव को लेकर तटस्थ बने रहते थे, इस बार कांग्रेस ने सुनिश्चित किया है कि सूबे के दिग्गज नेता चुनावी लड़ाई में पूरी ताकत झोंके। वहीं इस बार कांग्रेस जहां प्रदेश में चुनावी लड़ाइयों में एकजुट दिख रही है, जबकि बीजेपी के भीतर कलह मची हुई है। इसके बाद बीजेपी की रही सही उम्मीदें प्रज्वल रेवन्ना कांड के बाद धराशायी हो गई। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अगर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीतना, वोट शेयर हासिल करने में कामयाबी पाई तो इस चरण की 14 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी से छीन लेगी। शेयर अपने हिस्से में खींच लिया तो इस चरण में वो 11 सीटों तक पहुंच सकती है। कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र से भी इस बार इंडिया गठबंधन को काफी उम्मीदें हैं। तीसरे चरण में महाराष्ट्र की जिन 11 सीटों पर मतदान हुआ था, उनमें से 7 सीटें पिछले चुनाव में बीजेपी और संयुक्त शिवसेना ने जीती थी। तीसरे चरण के चुनाव में महाराष्ट्र में सबकी निगाहें पश्चिमी क्षेत्र पर टिकी होंगी, क्योंकि यहां शरद पवार ने अपने प्रभाव के विस्तार के लिए जबरदस्त कोशिशें की हैं, जबकि अजीत पवार सिर्फ बारामती पर पकड़ बनाए रखने की जुगत में जुटे रहे। कई जानकारों का यह भी मानना है कि एनसीपी शिवसेना के विभाजन के बाद शरद पवार की एनसीपी तथा उद्धव ठाकरे की शिवसेना को इस बार मूल पार्टी के रूप में ज्यादा वोट मिलेंगे। साथ ही बीजेपी के ऊपर लगे 2 पार्टियों को तोड़ने का कलंक बीजेपी व उसके सहयोगी दल को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसका फायदा भी इंडिया गठबंधन को ही मिल सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन में पिछले लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के मुकाबले सुधार होने की संभावना है, खासकर चंबल ग्वालियर वाले इलाकों में, जहां 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लहर होने के बावजूद कांग्रेस का सफाया नहीं हो पाया। बीजेपी को इस इलाके में 2019 में सभी 9 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी इस इलाके में 3 सीटों पर कांग्रेस से पीछे रही। ऐसे में यहाँ कांग्रेस के लिए संभावनाएं नजर आती हैं। देश की सत्ता पर बिठाने में सबसे अहम भूमिका देश में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश की मानी जाती है। वो कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है, इसलिए उत्तर प्रदेश में हर राजनीतिक दल की नजरें गड़ी रहती हैं। ऐसे में इस बार यूपी में इंडिया गठबंधन को अच्छा प्रदर्शन जरूर ही करना पड़ेगा। हालांकि पिछले दिनों कन्नौज और कानपुर में हुई राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा रैली में राहुल गांधी ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आने वाला है। राहुल ने कहा कि लिख कर ले लीजिए, देश में सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को यूपी में होने जा रहा है। राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं, लेकिन इस दावे में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि इस बार यूपी में इंडिया गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है। प्रदेश में तीसरे चरण में जिन इलाकों में चुनाव हुए, उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में कुल 11 सीटों पर हुए चुनाव में 6 सीटें दोआबा ब्रज क्षेत्र में हैं, जहां समाजवादी पार्टी अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में रही है। हालांकि पिछली बार पार्टी को इस इलाके में मात्र 2 सीटों पर कामयाबी मिली थी। शेष 4 सीटें रोहिलखंड इलाके की हैं, जहां बीजेपी ने विपक्षी दलों का सूपड़ा साफ कर दिया था। हालांकि इस बार बीजेपी के लिए मुकाबला आसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 8 बार सांसद रहे संतोष गंगवार को टिकट न मिलने से बरेली में कुर्मी मतदाता नाराज है। इसके अतिरिक्त बीएसपी ने इलाके में 5 मुसलमान उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिससे इंडिया गठबंधन को चुनौती मिल रही है। लेकिन फिर भी ये कहना गलत नहीं है कि इस बार उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को नुकसान होने की पूरी संभावना है और उम्मीद है कि बीजेपी को 20-25 सीटों का नुकसान यूपी में आराम से हो सकता है। हालांकि गुजरात ऐसा राज्य है जहां अभी भी बीजेपी मजबूत है और इंडिया गठबंधन को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। माना जा रहा है कि सूबे के आदिवासी बाहुल पूर्वी इलाके में कांग्रेस इस बार मुकाबले में पहले की तुलना में दमदार स्थिति में है। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का जोड़ 3 और सीटों पर इस बार गठबंधन को मदद पहुंचा रहा है। इन सीटों पर दोनों पार्टियों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिले वोट को जोड़ दे तो वे बीजेपी को मिले वोटों से ज्यादा ठहरते हैं।
सूबे में बीजेपी का दबदबा भीतर ही भीतर दरक रहा है। क्षत्रिय समाज लगभग एक माह तक विरोध प्रदर्शन पर उतरा रहा और पार्टी ने सूबे के मौजूदा सांसदों में से 50% को इस बार टिकट नहीं दिया है। इन बातों के मद्देनजर इंडिया गठबंधन को 2-3 सीटें हाथ लग जाएं तो कोई अचरज की बात नहीं है। इसके अलावा बंगाल और असम में तीसरे चरण में हुए मतदान में इंडिया गठबंधन फाइट कर रही है, हालांकि मुकाबला टाइट है। इसके अलावा बिहार और छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हुई उनमें भी कुछ खास बदलाव होने की संभावना नहीं दिखाई पड़ती। कुल मिलाकर कई राजनीतिक विश्लेषकों की राय और शुरुआती 3 चरणों में रुझानों को देखें तो अब तक आधी लोकसभा सीटों पर चुनाव होने के बाद भाजपा को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। अगर ये अनुमान और रुझान सही साबित निकले तो बेशक अब की बार 400 पार तो दूर की बात भाजपा की सत्ता में वापसी तक मुश्किल हो जाएगी और इंडिया गठबंधन एक मजबूती के साथ सामने आएगा। कहीं ना कहीं इन 3 चरणों के चुनावों के बाद बीजेपी व पीएम मोदी भी परेशान है और उनके ये बयान उनकी बौखलाहट का ही नतीजा है। फिलहाल देखना यह है कि आने वाले चरणों में क्या होता है, क्या बीजेपी वापसी कर पाती है या फिर विपक्ष इस तरह अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद।